ज़ाहिर बात है कि सोशल स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि जो मुसलमान किरदार हैं जिनसे बात की, उनको डर भी है, लेकिन उनमें थोड़ा रोष भी है कि हम मतलब आधे घंटे हम अपने मुल्क में कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा मुल्क है, हम उसमें नमाज आधे घंटे नहीं पढ़ सकते। अगर आधा घंटा कहीं पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। 2002 से पहले लगता था कि कम्युनल राइट्स में अगर आप इम्प्लिकेट हो गए तो आपका करियर ख़त्म, आपको रिज़ाइन तो कम से कम करना पड़ेगा। लेकिन वो जब मोदी साहब ने नहीं रिज़ाइन किया और उनका एक नोटोरिटी बन गया और फिर वो नेशनल पावर में आ गए, तो एक अब नया मॉडल उसके बाद पैदा हुआ कि लोगों को लग रहा है कि ये तो एक आगे बढ़ने का ज़रिया है। हेलो एंड वेलकम कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑथर और जर्नलिस्ट वैभव वत्स से हिंदू सांप्रदायिकता के बदलते स्वरूप पर। वैभव ने फरवरी 2023 के कारवां अंक में गुड़गांव में नमाज विवाद पर एक लंबी स्टोरी की है और हम उस स्टोरी के माध्यम से उनसे समझेंगे कि हिंदू सांप्रदायिकता का बदलता स्वरूप क्या है। आइए बात करते हैं वैभव से। वेलकम वैभव। शुक्रिया। वैभव, आपकी स्टोरी में पढ़ रहा था, अ स्टडी इन सैफरन, हाउ गुड़गांव हिंदू राइट ऑर्केस्ट्रेटेड द नमाज रो। पहले तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये नमाज विवाद क्या है और 2021 में ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इसके कैरेक्टर क्या थे, ये सब के बारे में बताइए। तो ये शुरू 2018 में हुआ। 100 से ऊपर स्पॉट्स दिए गए थे मुसलमानों के लिए, क्योंकि गुड़गांव एक नया शहर है। वो दिल्ली और जो पुराने शहर है वहाँ पे एक दूसरा पैटर्न रहा है कि जहाँ मुसलमान नेबरहुड्स हैं वहाँ डेकेड्स और सेंचुरीज में मॉस्क ऑर्गेनिकली अपने आप आते रहे हैं। लेकिन गुड़गांव नया शहर है, तो वहाँ पे एक नया था कि वहाँ पे मुसलमानों का माइग्रेशन बहुत हो रहा था, पर मस्जिद नहीं थे। और एक वहाँ पे एक नया मॉडल शुरू हुआ कि हुडा, जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एलोकेट करती थी रिलीजियस साइट्स, लेकिन उसमें मस्जिद बिल्कुल एक बार बस एलोकेट हुआ, उसके बाद मस्जिद एलोकेट होते ही नहीं थे। तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट पाया गया कि आप टेम्परेरली जो ओपन साइट्स हैं, क्योंकि गुड़गांव बहुत बड़ा है, कंस्ट्रक्शन अभी भी बहुत फैला हुआ है और कंस्ट्रक्शन अभी भी वहाँ पर होता रहता है, तो बहुत सारी ऐसे ओपन साइट्स है, फैलो लैंड है, तो वहाँ पे एक डेजिग्नेट किया गया 100 से ऊपर साइट्स की यहाँ पे फ्राइडे को मुसलमान जाके नमाज अदा तो कर। ये एडमिनिस्ट्रेशन देता है साइट्स? एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था, एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट था, ऐसा कोई वो सेट इन स्टोन नहीं था, पर ऐसे इंडिया में ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल अरेंजमेंट लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ के साथ रहते हैं। तो 18 में एक हिंदू समिति बनी जिसने नमाज पर ही नहीं पर नवरात्रि पर मीट शॉप्स बंद करवाना शुरू किया, और फिर वो नमाज के इशू पर आ गए। तो उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था जहाँ पे नमाज की साइट थोड़ा कम कर दी गई, लेकिन थोड़ी बड़ी साइट्स दे दी, तो ये मामला 18 में रुक गया। लेकिन 21 में फिर एक और शख्स आते हैं जिनका नाम दिनेश भारती, जो मेरी स्टोरी में एक बड़े किरदार हैं, जो संघ फॉर्मल इकोसिस्टम के पार्ट नहीं हैं। उन्होंने जाके मार्च 21 से और अप्रैल 21 से सेकेंड वेव से पहले डिस्टर्ब करना शुरू किया। वो हर फ्राइडे अपनी जीप में निकलते थे और कुछ। तो ये अकेले थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है? दिनेश अकेले थे, ये फ्री एक्टर थे। तो जो एक ऑल्ट राइट जो दुनिया में एक फिनोमिनन आया है, जो भारत में भी आ रहा है, जो लोकली इसके इकोसिस्टम में, इस्टेब्लिशमेंट में जो नहीं अपनी जगह बना पाते हैं और जिनके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, मनी नहीं है, वो अब इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा रेडिकल होकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिनेश भारती भी उसी तरह के एक ऑल्ट राइट एक्टर थे। जब आप कह रहे हैं जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में एक प्रोमिनेंस अपने लिए देना जो उनको लोकल इकोसिस्टम में नहीं मिल रहा है। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास, या उनका कई और लोग हैं जो मतलब जिनकी थोड़ी लड़ाई हो गई इस्टेब्लिशमेंट से। उसमें कुलभूषण भारद्वाज कैरेक्टर हैं जो पार्टी से सस्पेंडेड हैं, तो वो वापस वो राजनीति में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश भारती बिल्कुल ही बाहर, एक बहुत ही इकोनॉमिकली लोअर तबके के हैं, तो वो अपनी जगह पर एम्बिशन बहुत है, तो अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। फिर सेकेंड वेव आ गया, फिर सितंबर में जब सब खुला कोविड का, फिर जब सितंबर में सब वापस खुला तो दिनेश भारती फिर इस काम पे लग गए और सितंबर 21 में ये बात नेशनल हो गई और फिर ग्लोबल हेडलाइंस गुड़गांव के इस मामले में आने लगे। यहाँ एक चीज़ समझाइए मुझे वैभव, कि जो ये लोग करते हैं, जैसे नमाज का विरोध कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं, उससे सच में क्या पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है ऐसे लोगों को? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो जैसे हम लोग जैफलो साहब को पढ़ते हैं हिंदू नेशनलिज्म के बारे में,
लेकिन जब मैं रिपोर्ट करने गया तो मुझे एक समझ जो लोकल लेवल पे हिंदुत्व का इकोसिस्टम कैसे चलता है, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या इंटरनल राइवलरीज, तो वो पूरा एक लैंडस्केप मेरे सामने खुला कि इंटरनल राइवलरीज क्या हैं। तो एक बात जो मुझे समझ में आई है कि इकोसिस्टम ऊपर से नीचे तक कैसे कनेक्टेड है। एक दूसरी बात जो मेरे सामने खुली वो ये है कि एक एजेंडा कैसे लाया जाता है और कैसे जो एजेंडा आपको बहुत शुरू में अजीब लगता है लेकिन वो पूरा हिंदू इकोसिस्टम कैसे उसको न्यू रियलिटी बना देता है। तो वो पूरा इकोसिस्टम ऐसे कि दिनेश भारती एक शख्स आए, उन्होंने शुरू किया, फिर हिंदू इकोसिस्टम जो हिंदू समिति बनी थी वो लोग भी इसमें घुस गए। उसके बाद सितंबर में जब ये बात पूरी नेशनल हो गई, उसके बाद अक्टूबर में अमित शाह साहब उत्तराखंड में इलेक्शन कैंपेन करते हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो हाईवे पर जा रहे थे और वहाँ पे उन्हें हाईवे ब्लॉक मिला और उन्हें किसी ने बताया कि कांग्रेस टाइम में हाईवे पर नमाज का परमिशन था। और एक पूरा का पूरा जो क्लासिक डॉग विसल बोलते हैं वो था, क्योंकि ना तो उन्होंने हाईवे का नाम बताया, ना उन्होंने कोई डेट बताई, उन्होंने बस ये छोड़ दिया। और उससे जो असर, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था क्योंकि वो नीचे से दिनेश भारती शख्स शुरू करते हैं और ये बात पूरी अमित शाह तक पहुंच जाती है और उसका जो फिर डाउनवर्ड इम्पैक्ट आता है। तो ये बड़ा ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है जिसमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सिग्नल्स जाते रहते हैं। तो अमित शाह साहब के स्टेटमेंट के बाद गुड़गांव का पूरा जो इशू था वो बदल गया, क्योंकि शुरू में जो मेरी समझ है, खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो ये नहीं चाहते थे। उनको ये था कि गुड़गांव का एक इमेज है, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरदर्द है, वो उनको नहीं चाहिए था। लेकिन जब अमित शाह का स्टेटमेंट आया तो सब बदल गया, क्योंकि जो ये एक्टर्स थे उनको लगा कि, और बिल्कुल ठीक समझा उन्होंने कि ये ऊपर से उनको अप्रूवल मिल गया है, जो वो कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ का पॉजिटिव सिग्नल उनको मिल गया है। और उसके बाद फिर स्टेट भी पीछे हटने लगा। फिर अमित शाह के स्टेटमेंट के 5-6 हफ्ते बाद दिसंबर में खट्टर साहब ने भी बोल दिया कि नमाज अलाउड नहीं हो सकती, जबकि कई सालों से गुड़गांव में हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये नमाज चल रहा था। पर खट्टर साहब ने ऐसे बोला जैसे उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं थी, और उन्होंने बोला कि नमाज ओपन में अब अलाउड ही नहीं है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक लोन एक्टर दिनेश भारती जैसा, जो बिल्कुल बाहर है, जो अपनी ऑर्डिनरी जूझ रहा है ज़िंदगी की प्रॉब्लम से, उसके पास नौकरी नहीं है, वो एक ऐसा खेल शुरू करता है और ये बात पूरी अमित शाह तक पहुंच जाती है। तो ये इकोसिस्टम नीचे से ऊपर तक कैसे कनेक्टेड है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैं कवर कर रहा अब था। खट्टर की बात कोई मैं फिर से आपने जो बात की कि खट्टर ने अलाउ किया था या वो नहीं चाहते थे कि गुड़गांव की इमेज खराब हो, यहीं पर मैं इस हिंदू सांप्रदायिकता के जो मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म है उसके बदलते स्वरूप पर आपसे जानना चाहता हूँ कि हम पहले देखते थे कि कम्युनलिज्म एक, लोग थे कम्युनल थे, लोग बिगॉट्स भी थे, लेकिन वो एक तरह से कैमरे के गेज से बाहर होता था सारा कम्युनलिज्म। लेकिन अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे ये करेंसी है जहाँ से आप, अगर जैसे आप ही ने बताया दिनेश के बारे में, आपकी स्टोरी में है कि वो एक कमज़ोर वर्ग से आते हैं, नौकरी नहीं है, लेकिन अगर उनको आगे बढ़ना है तो वो कम्युनलिज्म दिखा के करते हैं तेज़ी से। आप ये महसूस करते हैं ये पैटर्न चेंज होना कम्युनलिज्म? हाँ, एक इंसेंटिव बन गया है एक ऊपर से, और ये इंसेंटिव एक तरीके से 2002 से जो पूरा मेन स्ट्रीम में, और जो उसके बाद, बिकॉज 2002 से पहले लगता था कि कम्युनल राइट्स में अगर आप इम्प्लिकेट हो गए तो आपका करियर ख़त्म, आपको रिज़ाइन तो कम से कम करना पड़ेगा। लेकिन वो जब मोदी साहब ने नहीं रिज़ाइन किया और उनका एक नोटोरिटी बन गया और फिर वो नेशनल पावर में आ गए, तो एक अब नया मॉडल उसके बाद पैदा हुआ कि लोगों को लग रहा है कि ये तो एक आगे बढ़ने का ज़रिया है, इससे आपका करियर पीछे नहीं हटेगा, ये आगे, और वो हर लेवल पे पहुंच गया हिंदुत्व इकोसिस्टम में, चाहे वो मंत्री हो किसी प्रदेश में या दिनेश भारती जैसे। तो ये एक नया, पर मुझे कम्युनलिज्म से भी एक ज़्यादा लगा एक चीज़, जो नई चीज़ पैदा हुई है, वो एक जेनोसाइडल इमेजिनेशन जो सोसाइटी और स्टेट में बहुत डीप तरह से एम्बेड हो गया है। तो जैसे स्टोरी में मैंने RWA के लोगों से बात की, ऑर्डिनरी रेजिडेंट से बात की, तो वो इमेजिनेशन बिल्कुल जेनोसाइडल हो चुका है। उनसे जब बात करते हैं तो आपको फील होता है कि बहुत जेनोसाइडल थिंकिंग है उनकी? बिल्कुल, बिकॉज उनको ये है कि उनको एवरीथिंग जो मुस्लिम है उससे परेशानी है। क्यों है ऐसी परेशानी? आई मीन ये तो बहुत दार्शनिक सवाल हो गया कि क्यों है परेशानी, बट नहीं, लेकिन हमारे आसपास जितने भी मुस्लिम हैं, मतलब जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है हिंदुस्तान में, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी अगर हम देखते हैं तो सबसे हाशिए में ये लोग हैं। मतलब कई पैमानों में तो इंडेक्स में, जिन्हें हम दलित कहते हैं, SC कम्युनिटी से भी नीचे हैं। उसके बावजूद भी वो क्या फंक्शनिंग करती है मिडिल क्लास के अंदर, जो इतनी नफरत। आई मीन एक तो इस्लामोफोबिया है, और जो व्हाट्सएप से पूरा बार बार रिट्रेट किया जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है RWA के लोगों से, क्योंकि मैं एक RWA के अधिकारी से मिला और जो मैंने स्टोरी में नहीं लिखा,
कि उन्होंने मुझे एक किताब भेज दी, एक इस्लामोफोबिक, वो मोहम्मद के बारे में थी, और एक जो धर्म संसद में भी एक कैरेक्टर थे कन्वर्टेड फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुज़म, उन्होंने कोई किताब लिखी थी, इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी यूपी में। तो उन्होंने कहा कि ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली है। तो मैंने उनसे पूछा आप और भी कोई किताब पढ़ते हैं? तो कहते नहीं, वैसे तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये किताब उन्होंने पढ़ ली। तो ये एक पूरा व्हाट्सएप इकोसिस्टम से बार बार रिटेल हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये लोग दिनेश भारती जैसे कैरेक्टर्स को एक तरह से बल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे एक बार गांधी ने भी ये बात बोली थी कैलकाटा फास्ट में कि एक जो एनेबल करता है कम्युनल गुंडाइज्म को वो मिडिल क्लास है, जो शरीफ तबका है, जो अपने आप को शरीफ समझता है और सोचता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो वो अगर कल दिनेश भारती के खिलाफ खड़े हो जाएं तो दिनेश भारती आपको नहीं देखेंगे, लेकिन वो एक टैसिट सपोर्ट है जो इस्लामोफोबिया से इन चीज़ों के लिए बनती है। एक उसमें वीडियो भी था कि दिनेश भारती को पूरा दिनेश भारती वहाँ पे नारे लगा रहे हैं नमाज के सामने, और मिडिल क्लास के लोग इस प्रोटेस्ट में वो पीछे खड़े हैं। तो ये पूरा मिडिल क्लास का इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरा है। वो खुल के भी आए इस मामले में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया 2-3 बार, लेकिन टैसिट सपोर्ट तो पूरा है इस मामले के पीछे। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन गया है कि इकोनॉमिक मॉडर्निटी और सोशल मॉडर्निटी के बीच में, कि इकोनॉमिक मॉडर्निटी आपको चाहिए, लेकिन गुड़गांव जैसा शहर जो रिप्रेजेंट भी करता है इकोनॉमिक मॉडर्निटी, लेकिन सोशल मॉडर्निटी का कोई भी एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी को नहीं छूता है। तो उसमें आपका इलिबरलिज्म जो है वो पूरा कायम है। और अब 2014 से जो देखने को आ रहा है उसमें आपको इंकरेजमेंट ही मिल रहा है कि आप अगर कम्युनल हैं तो आपको इसमें कोई एम्बेरस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको और वॉइस दें। जो आप कह रहे हैं कि खुल के लोग आ रहे हैं, तो ये भी लास्ट 8-9 साल का ही फिनोमिनन है। लेकिन वैभव, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आजकल देखते हैं, क्योंकि इस बीच मिडिल क्लास बाहर भी जाता है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, और जब वह वहाँ जाता है तो काफ़ी रेसिज्म की भी बात करता है, एंटी रेसिस्ट हो जाता है। यहाँ एंटी मतलब उसको कम्युनल होने में बड़ा मतलब किस तरह से एडजस्ट करता है इस दोनों कॉन्ट्रडिक्शन को? सो आई थिंक मुझे जो एक बात लगी, जो NRI लोग हैं और मेरे अपनी फैमिली में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, वो मुझे लगता है कि वो कास्ट का प्रॉब्लम है। बिकॉज यहाँ पे जो हैं वो एक टॉप ऑफ द हायरार्की, एक अपर कास्ट के तरीके से आप रहते हैं, कोई भी आपका बैरियर नहीं है, एक इम्प्यूनिटी से रहते हैं आप। और मुझे आई थिंक उनको प्रॉब्लम वो लगता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो वो दे आर नॉट एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। तो वो, मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल शायद ना हो, कि वो ब्राह्मण से ओबीसी बन जाते हैं बाहर जाके। तो उनको वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि उनका पॉलिटिक्स एंटी वो ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए निकलते हैं या और प्रोग्रेसिव कॉजेज के लिए निकलते हैं। वहाँ पे उनका प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। तो ये मुझे उनका और वो कास्ट के थ्रू ही देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वो ब्लैक्स या जो हिस्पैनिक्स हैं या जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको अपने नीचे ही समझते हैं। उनको प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल ऊपर तबके के नहीं है वहाँ पे। ये गांधी भी समझते थे, साउथ अफ्रीका में उनके बयान हम पढ़ते थे। अब स्टोरी में वापस आते हैं। अब स्टोरी करने का इरादा कैसे बना था? आप इसको कैसे देख रहे थे स्टोरी को? तो मैं एडिटर से मिला अपने कैरवान में, और हम सोच रहे थे कि इस पे करना चाहिए। क्यों लग रहा था आपको इस पे करना चाहिए? उस टाइम पे बहुत बड़ा इशू था, और जब मैं स्टोरी करने गया तब मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं पूरा हिंदुत्व इकोसिस्टम को समझूंगा। तब मेरा प्लान था कि स्टोरी को कॉम्प्रिहेंसिवली लिखते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे अखबारों की रिपोर्टिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में जो हिंदुत्व को कवर करने में लगती है वो ये है कि वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जो भी हिंदुत्व फंक्शनरी आपको कहीं भी मिलेगा, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक स्टेटमेंट बोलता है जो अखबार में छप जाती है कि हमारा ये, और वो बड़ा रीजन और रैशनल लगता है जब आप पढ़ते हैं अखबार में कि उसका मत ये है और जो हिंदुत्व के लिए खड़े हैं उनका मत ये है। लेकिन वो बात बड़ी इंस्ट्रूमेंटली बोली जाती है, और वो इसमें बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है जब आप इन लोगों से मिलते हैं। तो मेरा अप्रोच थोड़ा एथनोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी में जिसको थिक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कि आप पूरा सिचुएशन को समझें और पूरा सिचुएशन को लिखें, क्योंकि वही करके आप समझ सकते हैं कि किरदार कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनका स्टेट से क्या रिलेशनशिप है, उनका सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है। तो वो मुझे वो अप्रोच लेके लिखना था, और वही मैंने थोड़ा कोशिश भी की इसमें लिखने की। क्योंकि उसमें एक बात भी इंटरेस्टिंग थी कि क्योंकि उनको अखबारों के रिपोर्टर्स से मिलने की आदत है, तो वो जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोलते थे वो सोचते थे वही छपेगा। लेकिन मैं जो उसके आगे और पीछे भी बोल रहे हैं, जो मुझे असली बात लगी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इन लोकल इकोसिस्टम्स का कि उनका आपस का राइवलरी हो, पर्सनल डिफरेंसेस हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली एक एंटी मुस्लिम बिगेटरी वो उनको यूनाइट करता है, चाहे वो आपस में। तो वो मैं चाहे आपको थोड़ा लगे कि कोई अध्यक्ष है तो वो दिनेश भारती से शायद अलग होगा, उसमें थोड़ा सोफिस्टिकेशन होगा, पर वो ज़्यादा कुछ, मतलब आप सरफेस क्रैश करते हैं तो वो एंटी मुस्लिम बिगेटरी एक ही तरह से निकलता है।
इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो आरएसएस है, फिर उसके साथ उसकी कई शाखाएं हैं, बजरंग दल, ये उससे भी अलग लोग हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि ये बहुत फॉर्मली नहीं जुड़ा हुआ है उस इकोसिस्टम से जो मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम है कम्युनलिज्म का। ये फिर अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं इस पूरे सिस्टम में? तो ये रेडिकल फ्री एक्टर्स हैं, और हिंदू समिति भी जैसे बनी उसमें 27-28 ऑर्गेनाइजेशन, मुझे एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं आ रहा है, पर 27-28 ऑर्गेनाइजेशन से वो हिंदू समिति जो 18 में बनी, जिसने शुरू किया इशू। तो उसमें बजरंग दल कोई नहीं है ऐसा? नहीं, उसमें ये सब हैं, बट उसमें बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। लेकिन अभी एक नया पैटर्न जो हम 2014 से देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में एक आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के भगवा झंडा लगा के निकल जाता है, और फिर स्टेट उससे डरने लगता है। तो ये गुड़गांव में भी चल रहा है। तो दिनेश भारती एक शख्स हैं जिनका एम्बिशन ज़्यादा है, जो खुद ही एमपी, और उनका मतलब एम्बिशन लिमिटलेस है। तो वो फिर उन्हें लगा कि हम अगर वो इस इकोसिस्टम के अंदर से काम करेंगे तो उनको जगह नहीं मिलेगी, वो एक तरह से उनका इस्तेमाल हो जाएगा। वो खुद आगे निकल के आना चाहते थे, और वो थोड़े अनस्टेबल टाइप पर्सनालिटी भी उनका थोड़ा सा है। तो वो खुले में अपने तरीके से निकले, और उनका बड़ा लूज कंट्रोल है, मतलब बातचीत चलता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कंट्रोल है। और ये मुझे इस इशू में सबसे ज़्यादा डेंजरस इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज जितने एक्टर्स जिनको स्टेट क्लैम्प डाउन नहीं करेगा, और जितना ज़्यादा ऐसे निकलते रहेंगे, और जितना वो एनकरेज होते रहेंगे, तो सोशल फैब्रिक और इवन सोशल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। यही बड़ा दिलचस्प बातचीत है। जैसे 27-28 ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम में पहले से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां आप जा सकते हैं, उसकी सदस्यता ले सकते हैं, बजरंग दल बन सकते हैं, एबीवीपी बन सकते हैं, ये सब कम्युनल है। लेकिन ये आप जब इन लोगों से बातें कर रहे थे, दिनेश से, तो आपको क्यों लग रहा था कि इसने अलग रास्ता क्यों चुना है, और उसको क्या क्या लग रहा है कि वो इकोसिस्टम में फिट नहीं हो रहा है? आई थिंक उसमें क्योंकि एक हिंदुत्व में लीडरशिप और सोशल ऑरिजिन्स का एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपके पास पैसा है और आप डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट कास्ट हैं, पैसा है, तो आप एक लोकल इकोसिस्टम में उभर आएंगे। अब दिनेश भारती वो अपर कास्ट हैं, लेकिन उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो वर्किंग क्लास रहा है, तो उस इकोसिस्टम में उनके पास ज़्यादा जरिया नहीं है ऊपर उभरने का। एक बार मैं उनसे पहली मुलाकात मेरी उनकी बीजेपी ऑफिस में हुई, जो मैं स्टोरी में भी लिखता हूँ, और बहुत अनकंफर्टेबल लगे वहाँ पे, क्योंकि मार्जिनल हैं वो उस इकोसिस्टम में। ना तो उनके पास पैसा है, ना उनके पास कोई सोशल स्किल है। तो उस इकोसिस्टम को पूरा एक तरीके से शॉर्ट सर्किट करके आगे बढ़ने के लिए ये ज़रिया है कि आप कुछ एंटरप्रेन्योरल काम करें। तो एक तरीके से पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर की तरह निकलते हैं। तो ये उनका तरीका है कि आप कुछ अलग काम करें और अलग उभरें और एक अपना इंडिपेंडेंट पावर बेस बनाएं। ये एक एम्बिशन इन लोगों का रहता है। हमने दिल्ली में बग्घा का मामला आया था, तो उन्होंने जाके प्रशांत भूषण के केबिन में मारपीट भी की। वो भी एक इंडिपेंडेंट फैक्ट, मतलब एक कैरेक्टर थे, लेकिन बाद में वो जुड़ गए फिर बीजेपी के साथ। ऐसा इनके साथ, इनकी ग्रोथ में भी आप ऐसा देखते हैं क्या? इनके साथ, इन सारे लोगों के साथ ऐसा होता है? आई थिंक एक मेजर फ़र्क है कि एक जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और एक इकोनॉमिक डिसकंटेंट है, क्योंकि दिनेश भारती बड़े बॉम्बास्टिक टाइप कैरेक्टर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास नौकरी नहीं है, पर मुझे बोलेंगे कि मैं मुसलमानों को नहीं रखता अपने काम में। लेकिन मैंने बोला कि अभी 2 मिनट पहले आपने मुझे बोला कि आपके पास नौकरी नहीं है। तो एक जो इकोनॉमिक डिसकंटेंट है, तो इस बग्गा साहब से उनका जो डिफरेंस रहेगा वो क्लास का डिफरेंस रहेगा। जो ये नया फिनोमिनन है, ये ज़्यादातर जो मेल ही हैं और एक यंगर एज डेमोग्राफी से आते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं जो इकोनॉमिक हैव नॉट्स हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है। और गुड़गांव जैसे लैंडस्केप में भी वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं, जो उनको वेल्थ और एक मॉडर्निटी अपने आसपास दिखती है, उससे वो बड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो एक रेज है उसके। हाँ, एक रेज है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, कि एक जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जहाँ पर कमज़ोरी है, उसके खिलाफ जो रेज है, जो पुरानी फिल्मों में और पुराने मॉडल में हम देखते हैं तो लेफ़्ट पॉलिटिक्स की तरफ धकेल देता है, लेकिन यहाँ राइट पॉलिटिक्स की तरफ धकेलता है। ऐसा लगता है आपको भी क्या? हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर है। मैं वो नहीं कह रहा आइडियोलॉजिकली, अगेन जो क्लास डिफरेंसेस हैं जो यूनाइट करता है ऊपर से नीचे, वो एंटी मुस्लिम बिगेटरी है, तो वो आइडियोलॉजिकल है। उसका इकोनॉमिक डिसकंटेंट से इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो आरडब्ल्यू के लोगों में भी है। वो जो हम बात कर रहे थे इलिबरल मिडिल क्लास या जो रिच लोग हैं गुड़गांव में, उनके अंदर भी है। तो वो एक यूनाइटिंग फैक्टर है। लेकिन जो लोग खाली हैं,
जिनका रेज एक रोज़ की अपनी ज़िंदगी में भी है कि उनको उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, तो वो लोग इस काम में बहुत बड़े तरीके से निकल गए हैं। मैं एक और किरदार से मिलता हूँ इस स्टोरी में, अमित हिंदू, जो बजरंग दल के कैरेक्टर हैं। तो वो संघ के अंदर काम कर रहे हैं और इसलिए उनका स्टार अब राइज़ कर रहा है। वो काफ़ी सारी चीज़ों में उन्होंने कुणाल कामरा का शो डिस्टर्ब किया और वो अब इस काम में लगे हैं, लेकिन उनको ऊपर से ब्लेसिंग है इस काम करने का। पर आउटसाइड इस फैक्टर को छोड़ के कि वो बजरंग दल के अंदर हैं और हिंदुत्व इकोसिस्टम के अंदर फॉर्मली हैं और दिनेश भारती बाहर हैं, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बिकॉज अमित हिंदू भी कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, उनका कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं है, एक लंपन हिप्पीडम का उनका लाइफस्टाइल है। जब मैं उनसे मिला, उनसे मैंने लिखा भी है इस बारे में कि वो ट्रैवल करते हैं और ये और इनका ये बहुत लंपन एलिमेंट भी है, जिनको नौकरी और इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज भी है। उनको नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं। उनका एम्बिशन बहुत है, पर उनको एक लंपन तरीके से रहना है, उनको कोई परिश्रम से उनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट उसमें है नहीं। तो ये एक एलिमेंट भी है। और उनको थोड़ा बहुत पैसा, जैसे अमित हिंदू हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा हिंदुत्व इकोसिस्टम से मिलता रहता है, तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी वो गुजारते रहते हैं और महीने 2 महीने में वो ऐसे काम करते रहते हैं कि कभी कुणाल कामरा का शो डिस्टर्ब कर देंगे। नमाज में भी वो, जब दिनेश भारती घुसे तो उनको भी एक कंपटीशन भी खुल गया पूरे गुड़गांव में। डार्विनियन कंपटीशन जिसको मैं बोलता हूँ, वो गुड़गांव में पूरा अनलीश हो गया। तो जब दिनेश भारती निकले तो बहुत लोगों ने, अमित हिंदू जैसे लोगों को बोला कि हम दिनेश भारती को अध्यक्ष बना देते हैं, आप तो कुछ कर नहीं रहे। तो फिर बजरंग दल और पूरा इकोसिस्टम भी उसमें घुस गया, तो वो दिनेश भारती से वो पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया ऊपर से नीचे तक। तो ये एक फैक्टर जो न्यू एक्टर से आ रहा है कि पूरा इकोसिस्टम कहीं से भी अनप्रेडिक्टेबली एक्टिवेट हो जाता है। आप एंथ्रोपोलॉजी की भी बात कर रहे थे और ये सारी चीज़ें, अब आप कभी कभी इन किरदारों में आप जब इनके बीच में काम करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि ये अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेके इनसिक्योर हैं और चाहते हैं ग्रो करें और इसका फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे हैं। आपको कभी रियलाइज़ होता है कि ये एक तरह से खुद भी सिस्टम के ही विक्टिम हैं? मैं इतना तो एम्पथाइज नहीं कर पाता उन लोगों से, मैं सच पर कहूँगा तो। लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर एक है, बट मुझे लग रहा है कि कल्चरल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मिडिल क्लास का प्रॉब्लम कल्चरल मॉडर्निटी और सोशल मॉडर्निटी से है कि आपके पास इकोनॉमिक मॉडर्निटी है, बट सोशल मॉडर्निटी, कल्चरल मॉडर्निटी से थोड़ा एलिनेशन आपका है। आपका एक वेस्ट के प्रति कॉम्प्लेक्स है। तो और वही नीचे के तबके के कैरेक्टर्स में भी वो प्रॉब्लम रहता है। उनका एक एडिशनल प्रॉब्लम है कि वो खाली हैं, तो वो उनको आगे बढ़ने का ज़रिया यही लगता है कि हम पॉलिटिक्स में निकल जाएं। एक लंपनिज्म का इंकरेजमेंट उनको लगता है, क्योंकि स्टेट भी क्लैम्प डाउन नहीं कर रहा है। तो ऐसे किरदार और आए जा रहे हैं और मुझे इस चीज़ का थोड़ा नेशनल इम्प्लिकेशन लगता है कि ये पूरे देश में मुझे लगता है हो रहा है कि जब स्टेट क्लैम्प डाउन नहीं कर रहा है, तो ऐसे किरदार जो डिसकंटेंटेड हैं वो इस चीज़ को सोशल मोबिलिटी का ज़रिया समझ रहे हैं। और इससे तो फिर इंस्टेबिलिटी स्टेट पे भी आएगी। तो इस सरकार को ऐसा लगता नहीं, मतलब फ़िक्र नहीं होती है कि आगे चल के एक इंस्टेबिलिटी या एक अराजकता का माहौल होगा तो उसके लिए ही काम करना मुश्किल होगा? आई थिंक वो जीनी अब बॉटल से बाहर निकल गया है। आपने एक बार जो कम्युनिज्म अनलीश कर दिया है और ऊपर से इस पर रोक नहीं लग रही और बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से ये चल रहा है और इकोनॉमिक डिसकंटेंट इतना है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए और उनको अपने खेमे में रखने के लिए अब आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। तो स्टेट अगर नहीं चाहेगा इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन अब इस चीज़ पर भी रोक लगाना स्टेट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और बीच में जैसे खट्टर साहब ने थोड़ी कोशिश की कि मामला और ना बढ़े, लेकिन जब देश के गृह मंत्री, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, वो ऐसी इंसेंडरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्लियरली सोशल स्टेबिलिटी कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी सरकार के लिए ऊपर से नीचे तक नहीं है। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है वैभव, हम आपकी स्टोरी में वापस आना चाहते हैं और हम आपकी स्टोरी के माध्यम से ये समझना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये सब राइज का हमारे सामाजिक जीवन में, खासकर मिडिल क्लास का नाम आपने लिया, उसके लिए कितना बड़ा खतरा है, इनसिक्योरिटी है, क्या है, आप कैसे इसको थियराइज कर रहे हैं? तो ये कहना मुश्किल है कि इसका आगे मतलब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों में। बट आई थिंक अभी मिडिल क्लास का जो एक मुझे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ये लगा, जो मैं लोगों से मिला, RWA जो रेजिडेंट्स हैं और जनरली जो हम अपनी सोसाइटी में आजकल देख रहे हैं, कि एक कॉस्ट फ्री बिगेटरी अभी का माहौल है कि लोगों को लग रहा है कि अभी उनके ऊपर कोई कॉस्ट डायरेक्टली एग्जैक्ट हो नहीं रहा है। और ये सब चीज़ें भी जो गुड़गांव में हुई, ये गुड़गांव के जो बिल्कुल एलीट नेबरहुड से बाहर हुई, तो जो एक मिडलिंगली प्रॉस्परस और फिर ओल्ड गुड़गांव जो एक गरीब इलाका है, उसमें ये मामला पूरा उठा। तो जो गुड़गांव के बिल्कुल रईस लोग हैं, उनके लिए उनकी ज़िंदगी के सामने ये बात नहीं आ रही है। तो अभी जो माहौल मैंने देखा वो ये है कि
अभी उनको लग रहा है कि ये जो माहौल वो कर रहा है, जो इंडल्ज कर रहे हैं कम्युनलिज्म, उससे अभी उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको दिखता है कि फ़र्क पड़ सकता है? मतलब ऑब्वियसली एक अलार्मिंग चीज़ है। अगर आप एक माइनॉरिटी पे ऐसे धावा बोलते रहेंगे और उनके एग्जिस्टेंस पर ही हर चीज़ पर अगर आप ऐसे परेशानियां डालेंगे, तो जाहिर बात है कि सोशल स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी। क्योंकि जो मुसलमान किरदार हैं जिनसे बात की, उनको डर भी है, लेकिन उनमें थोड़ा रोष भी है कि हम मतलब आधे घंटे हम अपने मुल्क में कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा मुल्क है, हम उसमें नमाज आधे घंटे नहीं पढ़ सकते। अगर आधा घंटा कहीं पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये एक सोशल फैब्रिक ख़त्म हो रही है। जो मेरे दूसरे किरदार हैं अल्ताफ़ अहमद, जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, वो जब इस चीज़ में घुसते हैं, लेकिन स्टोरी के अंत तक वो एक डिस्पेयर के स्टेट में होते हैं कि उनको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। मतलब मुसलमान सेकंड क्लास सिटीज़न बन चुके हैं, ये अब जर्नी नहीं है। तो एक रोष, एक सोशल फैब्रिक का ख़त्म होना और एक तबका जो अपने आप को एक उदासी लेके और एक रोष लेके घूमे, तो ये डेंजरस है सोशल फैब्रिक के लिए। क्विकली बताइए कि अभी इस नमाज रो का क्या स्टेटस है, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? तो उसमें अभी जब ये ख़त्म हुआ, तो पहले जब खट्टर साहब ने बोला तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, एक आरएसएस का अफिलिएटेड मुस्लिम बॉडी है, तो उसमें एक किरदार लाए गए, और खुर्शीद रजा का, जिनके बारे में मैं लिखता हूँ। और लास्ट जितना मुझे पता है, उसमें 6 साइट्स पे नमाज जो एमआरएम से अफिलिएटेड जो इमाम हैं, जो संघ की बॉडी है उससे अफिलिएटेड इमाम है, उनके थ्रू 6 जगह नमाज हो रहा था। 100 में से 6? हाँ, 6। तो और वो आसपास ही हैं, ज़्यादा स्कैटर्ड भी नहीं है, तो उससे ज़्यादा कुछ अब फ़ायदा हो नहीं रहा है मुसलमान कम्युनिटी को गुड़गांव में। लेकिन वो 6 जगह पे चल रहा था। लेकिन रिसेंटली दिसंबर 22 में जब हम ये स्टोरी बस छापने ही वाले थे, तब अमित हिंदू साहब फिर जाते हैं, वो फिर डिस्टर्ब करते हैं उन 6 जगह पर भी। क्योंकि एमआरएम का भी अजीब रोल है, क्योंकि जो बाकी हिंदू इकोसिस्टम का तत्व है, उनको मुसलमान पसंद नहीं है, तो उनको एमआरएम के मुसलमान भी पसंद नहीं है। हाँ, तो ये भी एक सिमरिंग सोर्स ऑफ टेंशन मैंने देखा जब मैं स्टोरी का रिपोर्टिंग ख़त्म कर रहा था, कि दिनेश भारती साहब कहते थे वो तो एमआरएम को मानते ही नहीं थे, और अमित हिंदू जैसे लोग भी। तो ये एक अनकंट्रोलेबल एलिमेंट जो है, जिसके बारे में हम बात कर भी रहे हैं पूरे शो में, ये एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एमआरएम, चाहे वो संघ के एजिस के अंडर ही हो रहा है, पर वो उस पर भी जाके अटैक कर रहे हैं। तो अभी ये 6 साइट्स पे चल रहा है, पर उसका ज़्यादा मतलब नहीं है। नमाज एक तरीके से पूरा ख़त्म हो चुका है गुड़गांव में। वैभव, आपसे बात करके हमने बहुत कुछ जाना, कम्युनलिज्म के बदलते स्वरूप को समझा, और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत थी। हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए आज बातचीत को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर आपसे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया विष्णु जी। दर्शक दोस्तों, वैभव वत्स की हाल की स्टोरी आप हमारी मैगज़ीन में पढ़ सकते हैं, और वैभव की अन्य स्टोरी हमारी वेबसाइट में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।